अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हिंदी पत्रकारिता ने अपने उद्भव काल से ही जन सरोकारी पत्रकारिता की है। ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी तमाम सरकारों के कामकाजों का आकलन, उसकी नीतियों के बारे में जनता को बताना और जनता के वास्तविक मुद्दों को लेकर सदैव मुखर रही है। वास्तव में हमारे देश भारत में हिंदी पत्रकारिता ने सदैव लोकतंत्र की आवाज बनने का काम किया है। तो दोस्तों आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की आवाज। श्रोताओं, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कहते हैं समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं अपनी पत्रकारिता के जरिए। पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में देश और समाज के मुद्दों, घटनाओं और समाचारों को देश भर के लोगों तक पहुंचाया जाता है और उन्हें अवगत कराने की कोशिश की जाती है। इस पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सराहने के लिए ही हर साल 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों साल 1826 में 30 मई के दिन ही हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड निकला था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इस पत्रकार के पहली बार छपने के दिन को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन मान लिया गया और आज के दिन हम सभी मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। दोस्तों उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक अखबार था और गुलामी के दौरान निकाला गया था। यह सर्वविदित है कि गुलामी के दौरान देश हित के बारे में बात करना एक चुनौती भरा काम था। हालांकि भाषणों के जरिए लोगों को देश के हालात के बारे में बताने का काम किया जाता था, लेकिन फिर भी ऐसे एक माध्यम की जरूरत महसूस हुई थी जो बिना चीखे चिल्लाए लोगों को उनके हक के प्रति, अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम करे। और ऐसे में अखबार निकालना परम आवश्यक हो गया था और इसी उद्देश्य को लेकर के निकाला गया हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड, जिसका अर्थ है समाचार सूर्य। यानी दोस्तों 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम से हिंदी का पहला अखबार छपा जो साप्ताहिक था। यह अखबार मंगलवार को छपता था और लोगों तक पहुंचता था। कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन से उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। इस समय कलकत्ता में अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू भाषा का बोलबाला हुआ करता था। बंगाल में इन्हीं भाषाओं के अखबार छपते थे। हिंदी भाषा का एक भी अखबार उस समय नहीं था। वैसे 1818-1819 में कलकत्ता स्कूल बुक के बांग्ला समाचार पत्र समाचार दर्पण में हिंदी भाषा में कुछ न कुछ मिल जाता था, लेकिन दोस्तों पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ और 500 प्रतियां छापी गई थी। लेकिन दोस्तों जिस जोश के साथ ये अखबार शुरू हुआ था वो अधिक दिन तक कायम नहीं रहा। हिंदी पाठकों की कमी के चलते और अंग्रेजी सरकार के दमन के कारण महज 7 महीने में ही उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। पाठकों की कमी के अलावा पैसों की तंगी भी इसके बंद होने की वजह बनी। दोस्तों यह वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश शासन का कब्जा था। भारतीयों के अधिकारों को दबाया गया और उन्हें कुचला जाता था। ऐसे में हिंदुस्तानियों की आवाज को उठाने के लिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। और इस प्रकार दोस्तों पंडित जुगल किशोर शुक्ल को हिंदी पत्रकारिता की मशाल वाहक कहा जाता है। उन्होंने 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत रखी। यानी हिंदी पत्रकारिता की नींव 30 मई 1826 को माना जाता है।
इस समाचार पत्र के बाद हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हुए और जनसंचार के क्षेत्र में देश की आवाज बने। इन्हीं की बदौलत जन जन में स्वतंत्रता प्राप्ति का जोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति में मीडिया, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता ने एक हथियार का काम किया है। देश की प्रेस ने आजादी प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के दौर में भी हिंदी पत्रकारिता अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और जनमानस की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में हिंदी पत्रकारिता एक मजबूत सेतु की भूमिका में सदैव रहती है। दोस्तों, 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। तब भी हिंदी पत्रकारिता ने आपातकाल का मुखर विरोध किया था। वर्तमान समय में जब भारत आजाद है और जनता द्वारा चुने हुए लोग सरकार चलाते हैं और यही सरकार जब जन विरोधी नीतियां बनाती है या फिर जनता की उपेक्षा करती है, तब हिंदी मीडिया सरकार से सवाल पूछती है। जन समस्याओं को लेकर अपनी रिपोर्टिंग करते हुए लोकतंत्र को सशक्त करने का भरपूर कोशिश करती है। वैसे दोस्तों, लोकतंत्र में मीडिया जनता को शिक्षित करता है, सूचना देता है और मनोरंजन भी करता है, जिसमें समाचार, राय, विश्लेषण, व्यंग्य और नाटक शामिल होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके माध्यम से जनता राजनीति के बारे में सुनती है और एक सार्वजनिक एजेंडे को आकार देने और जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए केंद्रीय है। यह राय, चर्चा और विचार विमर्श के आदान प्रदान के लिए एक क्षेत्र बनाता है, एक ऐसा स्थान जिसे कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, यह राजनेताओं और जनता के बीच संचार का एक चैनल प्रदान करता है, जिससे राजनेताओं को अपने विश्वासों और प्रस्तावों को संप्रेषित करने की अनुमति मिलती है। जनता को वह जानकारी मिलती है जिसकी उन्हें भाग लेने के लिए आवश्यकता होती है और राजनेताओं द्वारा जनता की आवाज को सुनने की अनुमति मिलती है। इस तरह रिपोर्टिंग और साक्षात्कार जैसे प्रत्यक्ष जांच के माध्यम से जनमत निर्माण में हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने कवरेज की विषय वस्तु और लहजे के माध्यम से यह प्रभावित कर सकता है कि जनता किसी मुद्दे को कैसे समझती है, वे किन विषयों को महत्वपूर्ण मानते हैं और समग्र राजनीतिक निर्णय लेने में वे किस जानकारी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस विशेष दिन पर हम आपको सुनवाते हैं एक विशेष बातचीत। हमने यह विशेष बातचीत की है भारतीय जनसंचार संस्थान के हिंदी पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी से। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की आवाज को लेकर के। दोस्तों, आज हम सब के लिए खास दिवस है। आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी 30 मई 1826 को पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का संपादन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने और यहाँ से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का सफर और आज तक निरंतर जारी है। और दोस्तों, इस सफर में हिंदी पत्रकारिता ने सदैव लोकतंत्र की आवाज बनने का काम किया है और आज भी लोकतंत्र को मजबूत कर रही है हिंदी पत्रकारिता। तो दोस्तों, इस खास मौके पर आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की आवाज बन करके किस तरह से देश सेवा की है। डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और सभी अपने श्रोताओं को मैं हिंदी दिवस की और विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता का जो ये 200वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, 200 साल की जो एक महान विरासत और स्मृति है, इसके इस शुभ दिवस पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जी, तो सर, आज हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई है? देखिए, हिंदी पत्रकारिता उसी तरह से कोलकाता से प्रारंभ हुई जैसे अंग्रेजी पत्रकारिता भी उस समय जो विदेशी राज्य था, ब्रिटिश राज था उस जमाने में, कोलकाता से जिसका प्रारंभ हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था।
बंगाल गजट के जरिए, लेकिन उसका जो स्वरूप था वो थोड़ा सा कमर्शियल था और इसलिए जेम्स ऑगस्टस हिकी के मन में जो उद्देश्य था वो दूसरे प्रकार का था। उसमें उन्हें बिजनेस इंटरेस्ट भी देखने थे अपने, और वो एक व्यापारी प्रवृत्ति थी उनकी। तो उस कारण से उनका विवाद बाद में अंग्रेजी सरकार से और उस समय के जो वॉरेन हेस्टिंग वायसराय थे उनसे डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। लेकिन इसके विपरीत जो हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ है, तो आप देखें कि 1826 में ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और पंडित जुगल किशोर शुक्ल और उनके सहयोगी थे, एक बिहार के मैथिल थे ठाकुर, उनके साथ ठाकुर साहब के साथ उन्होंने बड़ा बाजार में कोलकाता में ये हिंदी में और विशेष रूप से साप्ताहिक 2 दिन उनका उदंत मार्तंड नाम से उन्होंने समाचार विचार पत्र प्रारंभ किया। और उसका उद्देश्य था हिंदुस्तानियों के हित, समग्र भारत के हित के लिए उन्होंने इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये काम प्रारंभ किया था। तो जहाँ 1780 में बंगाल गजट शुरू हो रहा है, उसके पीछे पर्पस एक कमर्शियल है, व्यापार है, और सरकार के भीतर एक पीआर डेवलप करने का जेम्स ऑगस्टस हिकी का अपने काम काज को आगे बढ़ाने के लिए वो पर्पस था जी। लेकिन हिंदी पत्रकारिता विशुद्ध रूप से जन के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए पहले दिन से भारत में शुरू हो रही है जी। कमर्शियल उसका इंटरेस्ट तो जो व्यापारिक चीजें हो तो बात की बात है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य देश हित और समाज हित है। और इसके लिए हम आज भी पंडित जुगल किशोर शुक्ल के ऋणी हैं कि उन्होंने एक पहल की जी। मूल रूप से तो कानपुर के थे, बिल्कुल। हाँ, और उत्तर प्रदेश से थे, और उस समय तो संयुक्त प्रांत था, तो एक अवध क्षेत्र था, तो वहाँ से निकल करके वो कोलकाता गए थे और उन्होंने ये कार्य वहाँ प्रारंभ किया। उसी स्मृति के 200 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और पूरे देश में विशेष रूप से जो हिंदी पत्रकारिता के सहयात्री हैं और हिंदी जगत है वो आनंद मानता है कि ये एक महान कार्य पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने प्रारंभ किया। जी डॉक्टर राकेश जी, जो आपने बात कही कि राष्ट्रभक्ति के विचार के साथ ये जो कारवां शुरू किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने, हम देखते हैं कि आज़ादी के समय तक जब आंदोलन काफ़ी प्रबल हो चुका था, उस वक्त भी हिंदी पत्रकारिता का सहारा लेकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विद्रोह के स्वर वो देखने को मिलते हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदी पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है? देखिए, पहले ही दिन से हिंदुस्तानियों का हित हिंदी पत्रकारिता का सर्वोच्च ध्येय है, और हिंदुस्तान का हित का मतलब है कि समग्र मानवता का हित। बिल्कुल, क्योंकि आप भारत की जब यात्रा देखेंगे, हिंदुस्तान की यात्रा देखेंगे, तो समस्त मानवता को एक साथ लेकर चलती आई है और ये उसकी विशेषता है। इसलिए उसके ऊपर जो गुलामी का एक साया था, ब्रिटिश गुलामी, उसके पहले जो विदेशी विचारों को लेकर चलने वाले, उसको फैलाने वाले शासक थे, चाहे वो मुगल रहे हों, तुर्क रहे हों, उन सब शासकों के बाद जब भारत में ब्रिटिश राज आया तो उसने तो और ज़्यादा इंतहा कर दी, और अत्याचार, अनाचार और लूट, एक आर्थिक रूप से स्वावलंबी जो राष्ट्र था जी। उसको दरिद्र और परावलंबी बनाने में, विभाजित करने में, उसको नष्ट करने में अंग्रेजों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और इसीलिए आप देखते हैं कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के बाद जब ये कमान हिंदी की एक तरह से कोलकाता के बाद काशी में इसका बड़ा केंद्र बनता है, क्योंकि भारतेंदु बाबू, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसकी कमान हाथ में लेते हैं, कवि विचन सुधा। और उसके बाद जो तीसरा मैं एक महत्वपूर्ण रोल मानता हूँ हिंदी पत्रकारिता के उस समय के इतिहास में, वो आता है 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है कोलकाता का जी, जिसमें काला कांकर प्रतापगढ़ के राजा रामपाल सिंह जी की मुलाकात होती है पंडित मदन मोहन मालवीय जी से। तो वहां से हिंदी में हिंदुस्तान नाम के, हिंदुस्तान उस समय उसका नाम था, हाँ, तो काला कांकर से प्रकाशन का एक कार्य शुरू होता है जिसका संपादन स्वयं उसका बीड़ा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें आज देश भारत रत्न के रूप में जानता है। और 2015 में उन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भारत रत्न घोषित किया। तो उनके नेतृत्व में ये काम आगे बढ़ता है, सिलसिला राजा रामपाल सिंह। और तो ये दोनों हिंदी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मालवीय जी महाराज ने तो बाद में अभ्युदय और लीडर अनेक समाचार पत्रों को, और आज जो हमारा दैनिक हिंदुस्तान है आज का, इसकी भी बुनियाद में मालवीय जी बैठे हुए हैं, चाहे अंग्रेजी का एचटी हो या हिंदी का हिंदुस्तान हो। ये अकालियों ने शुरू जरूर किया, लेकिन उसकी प्रेरणा स्वयं मालवीय जी थे जी। और
वो 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ तो मालवीय जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जब वो अमृतसर पहुंचे उस समय उनको लेने के लिए भी एक आदमी नहीं था, क्योंकि भयानक मार्शल लॉ और कत्लेआम करने के बाद अंग्रेजों ने जो एक ब्रुटल एट्रोसिटीज वहाँ की थी लोगों के साथ, तो उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाता? मालवीय जी ने आवाज़ उठाई, और मालवीय जी गए तो फिर उन्होंने सिखों को लेकर के एक सारा डेटा कलेक्ट किया, कौन मारे गए, कहाँ मारे गए, क्या अत्याचार हुआ, और सब प्रकाशन विधिवत शुरू कराया। कांग्रेस अध्यक्ष हैं उस समय मालवीय जी महाराज, और फिर वो प्रकाशन के क्षेत्र में भारत के हितों को लेकर, भारतीय जनता पर जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, जिसका बिगुल जो है महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने बजाया, मराठा और केसरी में, मराठी और अंग्रेजी में, वो बिगुल यहाँ मालवीय जी बजा रहे हैं, और फिर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो स्वतंत्रता आंदोलन को गति देना, उसको शक्ति देना, उसमें पत्रकारिता को एक उसका जो मौलिक विचार है कि मनुष्य की स्वतंत्रता है और गुलामी के विरुद्ध जो भारतीय चेतना के, भारतीय आक्रोश है, उसको स्वर प्रदान करना, समस्याओं को उठाना, ये सब मालवीय जी महाराज ने। और उनके साथ साथ हम महात्मा गांधी जी का भी उल्लेख करेंगे। उन्होंने भी पत्रकारिता को लेकर के और भारत में एक समता समरसता के लिए, जो सामाजिक बंधुत्व के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भी पत्रकारिता को एक आधार बनाया। लेकिन हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में तो ये जग जाहिर है, जुगल किशोर शुक्ल के बाद कवि विचन सुधा को लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, और एक पूरी आप समझिए कि अखबारों की एक श्रृंखला लेकर के मालवीय जी महाराज ने इस क्षेत्र में, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा काम किया। उसमें राजा शिव प्रसाद जो गुप्त काशी के हैं, उन्होंने भी थोड़ा हिंदी उर्दू को मिक्स करके बनारस अखबार प्रारंभ किया। और इन सब का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो भारत की स्वतंत्रता ही है जी। इसलिए चाहे आप भारत मित्र देखें, चाहे हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आता है, चाहे आनंद कादम्बिनी देखें, और इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी तो आप समझिए कि मालवीय जी महाराज ने जिन पत्रकारों की अच्छी मालिका तैयार की, उनमें से वो प्रमुख, उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र का भी नाम है, और आपके जैसा मैंने बताया कि राजा रामपाल सिंह का भी नाम है, एक बड़ी श्रृंखला है, बालकृष्ण भट्ट का भी नाम है। इन सब लोगों ने मिल करके और एक वातावरण उत्पन्न किया कि हम जो है भारत के हित में, और भारत के साथ भारत का जो संपूर्ण विचार है, जिस सनातन भावधारा से प्रकट हो रहा है जी, उसके पुनरोदय के लिए इन सब पत्रकारों ने और एक तरह से हमारे नायकों ने गंभीर प्रयास किए और अपने प्रयासों का माध्यम हिंदी पत्रकारिता को बनाया। बिल्कुल, हिंदी पत्रकारिता का तो स्वर ही भारत को, भारतीयता को, सनातन के जो गौरव केंद्र हैं और भारत की जो प्राचीन काल से चली आ रही गौरवमयी यात्रा है, उसको आधुनिक युग के अनुसार स्वर देने के लिए ही हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ है जी। और दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता जैसा कि सर ने बताया कि शुरुआत से लेकर और अब तक जो स्वर है उनका प्रखर है, और इसीलिए इसे जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, क्योंकि लोक जनहित के लिए अपनी आवाज उठाता है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कैसे हिंदी पत्रकारिता को आज़ादी के बाद देखते हैं, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे आज़ादी के बाद? वस्तुतः आज़ादी का संघर्ष ही हिंदी पत्रकारिता का मौलिक आधार था जी। कि अगर अंग्रेजी पत्रकारिता की आप बात करेंगे तो वो तो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। बिल्कुल, वो तो कॉलोनियल इंटरेस्ट को, ब्रिटिश औपनिवेशिक जो उनके हित थे उनके साथ खड़ी थी, और ज़्यादातर समय वो जो भी शासन है उसके अनुकूल ही चलती रही। लेकिन आपातकाल ने उस परिस्थिति को बदला जी। तो आपातकाल के विरुद्ध भी बिगुल तो हिंदी के पत्रकारों ने बजाया। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके भारत को उस आपातकाल के अंधेरे से मुक्त किया। 1975 से 1977 तक जिसको हमने देखा, सारे संवैधानिक अधिकार बंद हो गए थे जी। और हिंदी पत्रकारिता आज भी उस अपनी मौलिक धुरी पर कायम है। हम सत्य के साथ हैं, बिल्कुल, हम किसी नैरेटिव के साथ नहीं हैं। सत्य, तथ्य और कथ्य, ये तीन जो मुद्दे हैं कि तथ्यात्मकता समाचार की, जो कथ्य है किसी का स्टेटमेंट है, और ये जो तथ्य और कथ्य हैं, ये दोनों सत्य की रोशनी में, सत्य के प्रकाश में कहाँ पर खड़े हैं जी। हाँ, जो मौलिक फंडामेंटल ट्रुथ है उसमें, उसकी रोशनी में इनका परीक्षण होना चाहिए। तो हिंदी के पत्रकार और हिंदी की पत्रकारिता इस काम को बखूबी करती आई है बनिस्पत अन्य भाषाओं जी। हालांकि सभी हमारी जो भारत की मातृभाषाएं हैं वो एक भाव भूमि पर खड़ी हैं, एक धरातल पर खड़ी हैं, भारत के हितों को लेकर के उनमें कोई मतभेद नहीं है।
और सब आपस में प्रेम से चलती आई हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन ने हमेशा विभाजन पैदा करने का प्रयास किया है। जी। आज भी हिंदी पत्रकारिता के भीतर या हिंदी क्षेत्र में या पूरे भारत के अंदर जो हिंदी के विरोध में स्वर पैदा किए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजी मानसिकता के लोग अंग्रेजी मानसिकता के लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल। उसमें भारत की भाषाओं का लोग नहीं है कि जो हिंदी का विरोध करते हैं। इसमें अंग्रेजी जो प्रवृत्ति है, डायनेस्टिकल जो अंग्रेजी का एक सबको गुलाम बनाकर रखने का जो नजरिया है, वो उसके पीछे कारण है, जो भारत की भाषाओं के भीतर भेद पैदा करता है, झगड़े बढ़ाता है जी। और अपने आप को सर्वोच्च और श्रेष्ठ मानता है। ये अंग्रेजी की सामंती मानसिकता है। जी। तो डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जितने भी माध्यम हैं, पत्रकारिता के जितने भी माध्यम हम देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, अब एक डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए भी जनता तक पहुंच रही है। तो हिंदी पत्रकारिता की जो प्रासंगिकता है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में भी आप किस तरह से देखते हैं और कितनी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है? देखिए, काशी, कानपुर, आगरा, हाँ, आप ये देखिए, काशी से दैनिक आज शुरू हुआ जी, कानपुर से दैनिक जागरण शुरू हो गया, फिर इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमर उजाला आ गया, दैनिक भास्कर आ गया, राजस्थान पत्रिका आ गई, और ऐसे अनेक संस्थान जो प्रेस के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, जिन्होंने भारत के अंदर स्वातंत्र चेतना को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भारत को उसके स्वराज के बारे में, उसके स्व के बारे में जागृत किया। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, हाँ, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे नवभारत टाइम्स है, सब अखबार बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं जी। अब इसमें कंप्यूटर क्रांति के बाद तकनीकी के कारण भाषा के भीतर सहजता और सरलता के लिए अनेक प्रयोग भी लोग कर रहे हैं। उसमें से अब इंग्लिश भी एक प्रयोग हुआ है, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने स्व की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो समझ जाएंगे कि हमें अपनी भाषा को पवित्र रखना है जी। और बोलचाल की भाषा को ही आगे बढ़ाना है पत्रकारिता में, जिसको लोग समझ सकें। तो इसका भविष्य तो उज्जवल है। पूरी दुनिया में हिंदी का डंका बज रहा है, हिंदी बम बम कर रही है, और जिस तेजी से हिंदी आगे बढ़ी है, संसार के अंदर जो उच्चतम 3 भाषाएं मानी गई हैं जिनका सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है जी, हाँ, अंग्रेजी, मंदारिन और हिंदी। हिंदी। तो स्पष्ट रूप से हिंदी का जो व्यापक आकाश है वो बहुत व्यापक है, और उसमें प्रगति की पूरी संभावनाएं हैं। हिंदी की आबादी भी पर्याप्त मात्रा में है और हिंदी के भीतर क्षमता और योग्यता है, अनंत संभावनाएं हैं जी। क्योंकि संपूर्ण मानवता का इतिहास हिंदी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हाँ, संपूर्ण विश्व के सभी संप्रदाय इस हिंदी क्षेत्र में बड़े आनंद से रहते हैं। तो हिंदी सबकी भाषा है, सबको, सबके लिए कल्याणमयी है, और हिंदी पत्रकारिता भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जी। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम का जो विचार है जी। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वसुधा हमारे लिए कुटुंब है, परिवार है। इस भावना को लेकर के जो पत्रकारिता चल रही है उसमें सबके हितों का सम्मान है, सबका स्थान है। इसलिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो बुनियाद रखी, एक तरह से आधुनिक प्रेस के आने के बाद, हाँ, जो प्रेस जो है, मैं समझता हूँ जी। भारत में तो गोवा में पुर्तगीज मिशनरी लेकर आए और उनका उद्देश्य था कि हमें बाइबल प्रकाशित करनी है, अपने धर्म के प्रचार करना और अपने रिलीजन का प्रचार करना है जी। तो प्रेस का माध्यम यही था। भारत में भी प्रकाशन आया, तो जब भारत में प्रकाशन आया तो यहाँ भी आप देखिए कि धीरे धीरे वो फिर सामान्य जनता की ने भी उसकी ओर रुचि ली जी। अब ऐसा नहीं कि प्रकाशन जो छापा है, छापा खाना है, मुद्रण है, मुद्रण कला तो प्राचीन है। अब कोई कहता है चाइना में इसका विकास हुआ, कोई कहता है कहीं हुआ चित्रात्मक लिपि को लेकर के, लेकिन लिपि के विकास में तो भारत का भी बड़ा योगदान है। हाँ, अगर प्राचीन देखें तो मौर्यन काल में सम्राट अशोक, उनके जो शिलालेख हैं, उसके पहले के भी 1-2 शिलालेख हैं, और मोहनजोदड़ो में भी कुछ चित्रात्मक जो संकेत हमें छपे हुए पत्थर पर दिखाई पड़ते हैं। उसके भी पहले आप भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रण देख रहे हैं, तो ये चित्रण एक तरह से कॉपी पेस्ट भी होते रहे, खासतौर पर जो वुड ब्लॉक होते हैं। अब ये कहा जाता है कि वुड ब्लॉक की जो छपाई की तकनीकी है चाइना में विकसित हुई। अरे चाइना में छपाई की जरूरत क्यों पड़ी? पहला प्रश्न ये है जी। चाइना को
जो साहित्य है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे कहानियों का साहित्य हो, ये तो ह्वेनसांग और फाहियान लेकर जा रहे हैं भारत से बिल्कुल कंधे पे लाद करके जी। हाँ 6ठी-7वीं सदी में। तो ये जो फाहियान, ह्वेनसांग और उसके पहले जो लेखक हैं और उसके भी पहले जो ग्रीक राइटर आए जिन्होंने इंडिका लिखा मेगास्थनीज ने जी। तो इंडिका क्यों लिख रहे हैं? वो ग्रीकिका तो नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल कोई यूनान के बारे में तो नहीं भाषण दे रहे हैं। तो पहला ग्रंथ ही इंडिका लिखा जा रहा है और कॉपी उसकी बनाई जा रही है। तो जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसको लेखन का ज्ञान नहीं है, ये कहना बिल्कुल अनुचित बात है। इसीलिए जो लिपि है, संसार की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी, बिल्कुल। जो ये कहता है कि भारत को लिपि का ज्ञान नहीं, भारत में छपाई बहुत बाद में आई। अरे भाई साहब, इतना प्रभुत विशाल साहित्य भारत के पास प्राचीन काल से आया हुआ है, वो कैसे जनता तक जाता था? 2000 साल पहले कश्मीर शैव दर्शन जैसे कश्मीर में था, वैसे ही वो केरल में भी प्रचारित हुआ। तो ठीक है, लोगों ने कहा श्रुति परंपरा से आया, सुन करके आया, लेकिन सुनने के साथ साथ उसका कहीं न कहीं संरक्षण भी हुआ। ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, और ये जो वुड ब्लॉक हैं, खांचा सांचा बना करके सांचे से उसको छापने का काम भी भारत के लोग कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे होते तो ये जो आप कह रहे हो कि नालंदा में पुस्तकालय जलता रहा, नालंदा में बड़ी लाइब्रेरी थी, 6ठी सदी की बात है ये, तो वो किताबें कहाँ से आई थी? ये कहाँ से आ गई सब किताबें? जी बिल्कुल। क्या हैंड रिटन थी? अरे हैंड रिटन भी थी और वो कॉपी भी की गई थी वुडन ब्लॉक्स के माध्यम से। और इसलिए भारत में उन प्राचीन साहित्य को संरक्षित रखने की परंपरा रही है जी। तो मैं ये नहीं कहता, अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी जातियां हैं, बिल्कुल। आज तो भारत सरकार ने जाति जनगणना को मान्य किया है जी, बहुत अच्छी बात है। उन जातियों का इतिहास भी हमें पता लगाना चाहिए जो कम्युनिकेशन से जुड़ी थी जी, जो संचार से जुड़ी थी, जो इस छापे खाने से जुड़ी थी, जो वुड के ब्लॉक्स बना रही थी, जो किताबों को कॉपी कर रही थी, खासतौर पर भोजपत्र ताड़पत्र को जी। और उसकी जो स्याही बनाती थी, वो स्याही, हाँ मैं आर्कियोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अनेक गुफाएं भारत में हैं जिसकी जो आप चले जाइए, खजुराहो चले जाइए, जो हमारे जो तमाम प्राचीन स्थान हैं जहाँ मूर्तियाँ हैं, लिपियाँ हैं, चित्रात्मक है, भाई साहब 2-2 हजार साल पुराना रसायन है स्याही का जी, यथावत है, चमक रहा है अभी भी। तो वो जो स्याही बनाई गई थी वो क्या केवल मूर्ति या चित्रकारी ही हो रही थी? अरे उससे लेखन भी हो रहा था। तो ये बातें शोध की हैं, गंभीर शोध की आवश्यकता है जी। तो जातियों की गणना भी की जाए और उन जातियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए जो संचार प्रक्रिया से जुड़े पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, चाहे फोक था चाहे ट्राइबल था, सबको जोड़ करके भारत चल रहा था और उन सबका स्रोत एक था। इसीलिए आप आज कह दें कि ब्राह्मी अलग है, तमिल अलग है, अरे कैसे अलग है? तमिल की जो लिपि है ये तो ब्राह्मी से पैदा हो रही है, ब्राह्मी से ही लिपि, भारत की अनेक लिपियां जो है अनेक भाषाओं की, उसको लिपि तो ब्राह्मी से मिल रही है। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखने का जो मेथड है वो तो प्राचीन है, लेकिन उसमें छप रहा था कि नहीं छप रहा था? हाँ, साहित्य लिखा जा रहा था, कॉपी पेस्ट हो रहा था, यानी छप रहा था दूसरे मेथड से। मशीन तो नहीं कह सकते, लेकिन लकड़ी की मशीनें थी जी, धड़ाधड़ उस पर एक एक पेज को कॉपी करके वो उसको सुरक्षित रखते थे। इसी के कारण ये पुस्तकालय थे जो जल गए जी। तो भारत का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से विगत 1000 साल में बड़ा ध्वंस का भी है। सारे गुरुकुल जो है गांधार से लेकर के और तक्षशिला, नवद्वीप, नालंदा, ये सब जो है नष्ट हो गए, उनके साथ उसका प्रचुर साहित्य भी नष्ट हो गया। तो डॉक्टर राकेश जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने भी काफ़ी वर्षों तक पत्रकारिता जगत में आप रहे हैं, तो आप ने जो है नज़दीकी से देखा है पत्रकारिता जगत को, किस तरह से समय के साथ परिवर्तन भी हुआ है और इसकी जो मूल, खासतौर पे हिंदी पत्रकारिता की जो मूल संरचना थी, कितना फैलाव हुआ है, इसकी संरचना बदली है। तो आप बदलते वक्त के साथ हिंदी पत्रकारिता को वर्तमान में कैसे देख रहे हैं? जो जुगल किशोर शुक्ल जी ने पहला मंत्र दिया था हिंदुस्तानियों के हित, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो संपूर्ण मानवता का एक धरोहर स्थान है। हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान की संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता रहेगी, तो मनुष्यता को भी ये गारंटी रहेगी कि उसकी रक्षा सुरक्षा होगी। और इस भारत की रक्षा हमको करनी है, इस भारत के विचार और भाव की रक्षा करनी है, इस भारत के सत्य की रक्षा करनी है जी। दुनिया भर में जो नैरेटिव की आंधी चल रही है और उसमें कहीं न कहीं भारत को विलोपित करने का प्रयास किया जाता है, तो हमें सावधान हो जाना है जी। हमारी पत्रकारिता हमारे देश और हमारे समाज के हित में होनी चाहिए।
हमारी पत्रकारिता ठीक है लोकतांत्रिक मूल्यों की होनी चाहिए, पर लोकतंत्र हमने जो जन्माया, जो भारत में हजारों साल से रहा है, उसके अनुरूप। हाँ, उसके अनुरूप ही। जी बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि संसार के भीतर मनुष्यता की जो आशा है वो लोग भारत की ओर देखते हैं। जी हिंदी पत्रकारिता को आगे भी अपनी भाषा की पवित्रता की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी। तो सर आज विशेष दिवस है, तो आज के दिन आप उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में नवोदित हैं या जो नए नए आ रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह क्या है, ये तो सूत्र ही है कि हमें सत्य, तथ्य और कथ्य, और जिसको 5W1H के रूप में पत्रकारिता ने परिभाषित किया है, हमें एक समालोचना पूर्वक तथ्य सत्य की जांच करते हुए और जनता के हित में अपने जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है। और देश के हित में जो मुद्दे दरकिनार किए जाते हैं उन सारे मुद्दों को आगे बढ़ाकर भारत का जो भविष्य है उसके समस्त नागरिकों के, जो हमने संविधान की प्रस्तावना में व्रत लिया हुआ है जी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, और उन सब में जो ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, भ्रातृत्व भाव है, और देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए जी ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने शपथ ली हुई है, हमें इसकी दिशा में काम करना है। और जिस प्रकार नए नए मुद्दे आ रहे हैं तो हमें भारत के जाति बोध को, क्योंकि जनगणना आ गई है जाति की, जी बिल्कुल। तो अब जाति के मुद्दे को अनदेखा नहीं किया, तो जाति के गौरव बोध को भी, जो आपस में एक तरह से स्वावलंबी भी है और अंतरावलंबी भी है, जी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। ध्यान रखिए, भारत का एक भी गांव ऐसा नहीं है जो किसी एक जाति का हो। बिल्कुल है 5, 7, 10, 15, 25, 36 जातियां एक साथ आती थी तो हजारों साल में भारत का गांव बसता था। बिल्कुल। तो वह जो हमारा कुटुंब का भाव था, उस वही कुटुंब जो है गांव से शुरू होता था और वसुधा पूरे विश्व के को हमने कुटुंब के रूप में देखा है। उस कुटुंब भाव को पहचानने की आवश्यकता है। और हमारी हिंदी पत्रकारिता और उसके जो उदीयमान विद्यार्थी हैं, हम लोग भी विद्यार्थी ही हैं, जी बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे हमें उस भाव को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है कि जो मौलिक भारत है उसकी ओर हम चलें, उसके भाव को जगाएं, और गांव-गांव में भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अंतर्निहित एकता और समरसता है, उसको हम पुनर्प्रतिष्ठित कर दें। जी। और कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर राकेश उपाध्याय सर ने कहा कि हम सबको हिंदी पत्रकारिता के जरिए भारत बोध कराने की ज़रूरत है, और हमें बताने की ज़रूरत है कि जो हमारा इतिहास है और वर्तमान है, वाकई हम उन देशों में से हैं जिसका प्राचीन से लेकर अब तक का जो सफ़र देखे हर क्षेत्र में वो सबसे आगे रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व को बताएं कि सबसे आगे है हिंदुस्तानी। तो डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो आए और इस खास दिवस पर, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर, हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की आवाज़ में आपने अपनी बात रखी और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामना देता हूं, और अपने सभी श्रोता बंधुओं को जिन्होंने धैर्यपूर्वक हमें सुना है, उनका भी मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता अपने उदय काल से ही लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर समर्पित है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से लेकर और आज तक हिंदी पत्रकारिता ने जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम किया है, संदेशवाहक का काम किया है। आज भी देखते हैं, जब भी कोई समस्या आती है या जनता को परेशानी होती है, किसी कठिनाई में जी रहे होते हैं, तो उन मुद्दों को उजागर करके हिंदी पत्रकारिता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। वैसे भी दोस्तों, एक स्वतंत्र और स्वस्थ मीडिया के लिए कई विशेषताओं की आवश्यकता होती है, जिनमें मीडिया की स्वतंत्रता, बहुलवाद, निष्पक्ष माध्यमों का अस्तित्व और उच्च पत्रकारिता मानक शामिल होते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब है राजनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय नियंत्रण दोनों से संपादकीय स्वतंत्रता। वहीं दोस्तों, मीडिया बहुलवाद के लिए एक विविध क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। निष्पक्ष मीडिया आउटलेट यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता निष्पक्ष जानकारी तक पहुंच सके और एक ऐसा कार्य जिसे जनता का मजबूत समर्थन प्राप्त होता है।
पत्रकारिता नैतिकता में तथ्य जांच और सत्यापन के उच्च मानक, भ्रामक जोर से बचना, स्रोतों की सुरक्षा और गोपनीयता का सम्मान भी करती है। और दोस्तों, सबसे बढ़कर हिंदी पत्रकारिता ने न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत किया है बल्कि पूरे देश को जोड़ने का काम भी किया है। हिंदी पत्रकारिता जिसका माध्यम हिंदी है, और यह तो सर्वविदित है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में समझी और बोली जाती है। ऐसे में दोस्तों, हिंदी के जरिए पूरे देशवासी जुड़ते हैं और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का काम करती है। उस हिंदी को आगे बढ़ाने में अहम योगदान हिंदी पत्रकारिता का भी है। तो इस मायने में दोस्तों, आज के दिन यानी 30 मई का दिन खास हो जाता है और हम सभी हिंदी पत्रकारिता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र के लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना अति आवश्यक है। और जहां तक दोस्तों हिंदी मीडिया की बात है, तो अपने उद्भव काल से ही हिंदी पत्रकारिता का मूल मकसद जन सरोकारी पत्रकारिता करना, मुद्दे की पत्रकारिता और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना रहा है। संक्षेप में कहें तो आज भी हिंदी पत्रकारिता वॉचडॉग की भूमिका में रहती है, यानी सरकार के कामकाजों पर निगरानी रखती है, जनता के वास्तविक स्थिति को सरकार तक पहुंचाती है और लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर निरंतर प्रयास करती रहती है। तभी तो दोस्तों, हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो दोस्तों, आज के दिन यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन हम सबको अपने सभी पत्रकार बंधुओं, पत्रकारिता से जुड़े लोगों और नवोदित पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के माध्यम से हम सभी सरकार के कामकाजों को जान पाते हैं, देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को जान पाते हैं और साथ ही अपने आप को शिक्षित कर पाते हैं, सूचना परक समाज बना पाते हैं। दोस्तों, आज के समय में किसी भी देश का लोकतांत्रिक बने रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इस मायने में दोस्तों हमारा देश दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो दोस्तों, हमें गर्व होता है कि हमारी हिंदी पत्रकारिता ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और आज भी लोकतंत्र को सदैव मजबूत करती आ रही है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की आवाज कार्यक्रम को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। जय हिंद। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM